हेलो, मैं प्रभांशु टीम कलामियंस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल पॉडकास्ट युवाओं के मार्गदर्शक में। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं अलग अलग फील्ड के सेल्फ मेड लीडर से, विजनरी और इंस्पायरिंग लोगों से, जिनके जर्नी और एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी कड़ी में आज के हमारे मार्गदर्शक हैं डीजीपी ऑफ उत्तराखंड अशोक कुमार सर। थैंक यू सर। जी बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर अपने जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। कुराना से सफर शुरू होता है, फिर पानीपत, फिर वहां से सोनीपत और फिर आईआईटी जैसा ड्रीम इंस्टीट्यूशन, और फिर वहां से यूपीएससी में शिफ्ट और एक आईपीएस की जर्नी, और फिर आज डीजीपी। तो इस जर्नी को थोड़ा सा विस्तार में बताएं सर। अब ये तो पूरे लाइफ पूछ रहे हो तो ऐसे कितना बता रहे हैं। थोड़ा सा बचपन से लेके हल्का सा। नहीं देखिए, मैं तो आई वाज काइंड ऑफ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट बाय बर्थ। मतलब जैसे बोलेंगे, मतलब कुछ ना कि नेचुरल वो होता है टैलेंट, ठीक है, हेरिडिटरी भी होता है। कई लोग आप देखेंगे नेचुरली बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कोई बहुत अच्छे मैकेनिक होते हैं, भाई उनका इनबॉर्न भी होता है। तो मेरे को मैथमेटिकली में बहुत अच्छा था बाई बर्थ, बचपन से। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, ना मैंने कभी बहुत हार्ड वर्क किया उसमें। तो उसी वजह से आई वाज काइंड ऑफ शार्प स्टूडेंट। मैं जबकि मेरा पढ़ता नहीं था, मैं सब लोग हैरान होते थे कि घर आके खेलने वेलने में लगे रहते हैं। तो शुरू से मतलब क्लास, गांव के स्कूल में थे, क्लास को टॉप करते थे हमेशा। तो एक हमारे मैथ्स के टीचर होते थे ओम प्रकाश जी, तो वो हमारे स्कूल में कभी स्टूडेंट रहे थे। अच्छा। हाँ, और उनका हमारे स्कूल का 10th के बोर्ड का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था। हाईएस्ट मार्क्स मतलब होते हैं ना, एक भाई 25 साल का रिकॉर्ड था, 670 मार्क्स का। तो जो सभी टीचर्स ने देखा कि ये स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, तो हर एक ने मेरे ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि ये जो 25 साल पुराना रिकॉर्ड है ना मास्टर जी का, ये तुम ही तोड़ोगे। और मैं सोचता था मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं कहाँ तोड़ूंगा। तो नहीं, तो लकीली मतलब आप कह सकते हैं कि मैं जिसे कहेंगे इनबॉर्न मेरा जो अपना एक मैथमेटिकल टैलेंट था, और उसीलिए मेरे हमेशा लाइफ लॉन्ग जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छे नंबर आए। और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं रट्टे वाले, वो मेरे एकदम उल्टा पड़ता था, तो उसमें मेरे नंबर हम कभी भी टॉप में नहीं आते थे, मतलब उनमें पीछे रहते थे और इसमें टॉप आ जाते थे। मैथ्स में तो 100% ही आते थे। तो इसलिए मैं मतलब हमेशा मेरिट में रहा। आगे जाके भी ना आईआईटी के दिनों में भी जो रट्टे वाले सब्जेक्ट में हमेशा सी आ जाता था, मैथ्स वाले में ए आ जाता था, तो आई एंडेड अप विद 8.26। तो एनीवे, तो वहाँ तो सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे आईआईटी में, आप समझ गए। पर गांव में तो एक दो ही बहुत अच्छे होते हैं, बाकी लोग एवरेज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ हमेशा क्लास को टॉप किया। पर ये जैसे मैंने कहा प्रेशर बना रहा, यद्यपि मैं बहुत पढ़ाकू नहीं था, और मैथमेटिकल स्किल्स के कारण, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स क्या है ना, आपका दिमाग भी कंप्यूटर है, तो हो सकता है मेरा मैथमेटिकल चीज़ों में प्रोसेसर ज़्यादा काम करता हो, ज़्यादा फास्ट चलता हो, है ना। और जबकि जो रट्टे वाले सब्जेक्ट है उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए, है ना, तो मेमोरी मेरे में रिटेंशन पावर ज़्यादा नहीं हो, तो ये उसके कॉजेज रहे होंगे। एनीवे, तो वहाँ से फिर जब हम टॉप के क्लास टॉप के, रिकॉर्ड भी टूट गया मास्टर जी का, तो हरियाणा सरकार की मेरिट में भी आ गए, हरियाणा बोर्ड की। तो मेरे को ये था कि भाई सभी को ये था, पेरेंट्स को ये था भी बच्चा आगे जाएगा कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो ऐसे गांव में तो उन दोनों यही सोचते थे कि बड़ा आदमी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, है ना, ठीक है। तो उसीलिए उन्होंने मेरे को मतलब सोनीपत भेजा नहीं, मतलब सोचा था कि इनको बाहर पढ़ाएंगे ऊंचे अच्छे कॉलेज में। मैं प्लान ही कर रहा था कि पानीपत में भी कॉलेज है, करनाल में भी है, सोनीपत में भी है, कहाँ जाऊँ। तो मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया जो 15 पैसे के होते थे उन दिनों, तो हिंदू कॉलेज सोनीपत से। तो उन्होंने कहा कि जी आपको जो है जो स्कॉलरशिप सरकार देगी, स्कॉलरशिप सरकार देते थे 75 रुपये महीना, तो इतना ही हम एक्स्ट्रा और देंगे अगर आप हमारे आएंगे तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी ऑफर है, क्योंकि उन दिनों हमारा हॉस्टल का खर्चा और फीस का मिला के 150 से कम ही होता था, 125 के रेंज में आता था। तो इसका मतलब लगभग फ्री में पढ़ लेंगे। तो मैं उस पोस्ट कार्ड की वजह से सोनीपत पहुंच गया, जबकि वो अच्छा कॉलेज था, अच्छा कॉलेज निकला। और उन्होंने एक्चुअली वहाँ जितने मान लिया 100 मेरिट का होल्डर थे पूरे हरियाणा के, तो 50 वहाँ थे 100 में से। तो इससे अच्छा कॉलेज क्या होगा कि भाई आप सबसे बड़ा टैलेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सारे स्टेट के टॉपर वहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए हमें वहाँ भी 11th-12th में
10वीं तक गांव में थे, तो 11th-12th वहाँ उन दिनों कॉलेज होता था एक्चुअली। आजकल तो 12th स्कूल में आ गया, पहले नहीं था। तो फिर मैं 11th-12th मैंने वहाँ से की। यद्यपि गांव से उठ के आके हॉस्टल में आना, एडजस्ट करना, बाकी बच्चों से जो मोस्टली शहर के भी थे उसमें आधे, उनके साथ एडजस्ट करना, तो थोड़ा जिसे कहेंगे ना, मेरा परफॉर्मेंस पीक से थोड़ा कम हुआ। क्योंकि वहाँ तो हमेशा टॉपर थे और यहाँ सारे टॉपर्स हैं, तो टॉपर्स के बीच में टॉप करना हमेशा आसान नहीं होता। तो वहाँ थोड़ा टेंशन भी रहा कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा ना, हॉस्टल में आप अपने को एडजस्ट भी कर रहे हो, तो वो 2 साल मेरे लाइफ का काफ़ी वैसा पीरियड था। बट लकीली मैंने उसके बाद, जैसे मैंने कहा, मैथमेटिकल स्किल्स थी, मेरी नेचुरल स्किल्स थी, कोई मैंने मेहनत नहीं करनी होती थी। उसके बेसिस पे IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया मेरा। और मैं IIT दिल्ली में भी क्यों गया वो भी बताऊँ। हमारा सपना था कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे आजकल NIT है, इस NIT को पहले REC बोलते थे, ठीक है, आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उससे पहले ये सब कहलाते थे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, REC इलाहाबाद, REC जो है आगे भी थे, केरला वगैरह में सब जगह थे, तो REC कहलाते थे। तो उस हमारा सपना था REC कुरुक्षेत्र। हम स्टेट का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज था गवर्नमेंट का, आज की तारीख में NIT है। तो क्या हुआ, हमारी क्लास में 3 भाई दिल्ली के थे, 2 थे हमारी क्लास में, एक था सीनियर। तो हम उनसे पूछते थे, तुम लोग दिल्ली से यहाँ क्यों आते हो? उन्होंने कहा, जी हमारी बात ये है कि हरियाणा में अभी भी 10+1+3 है, तो हम 4 साल में BSc कर लेंगे, और दिल्ली में अभी 10+2+3 लागू हो गया है, तो वहाँ हमें 5 साल लगेगा। तो इसलिए वो वहाँ से यहाँ है। फिर वो दोनों IIT दे रहे थे। तो हमने पूछा IIT होती क्या है, तब तक तो हमें पता नहीं था। उन्होंने कहा, ये देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के, तो हम भी देते हैं भैया। तो इस तरह से हम जो है उनके थ्रू हमें पता चला कि IIT भी कोई एग्जाम है, और फिर मैंने दिया और लकीली मैं IIT में आ गया। और IIT में आने के बाद का मैंने कई इंटरव्यूज में बोला है, हाँ, कि 3rd ईयर की जो ट्रेनिंग है उसके बाद मेरा लाइफ में वो स्विच हुआ, क्योंकि अब इंजीनियरिंग सोसाइटी के प्रेशर से आ गए। गांव में भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो लड़का इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, टीचर्स भी कह रहे हैं लड़का तो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। उन दिनों क्योंकि गांव के लड़के इतने सपने नहीं ले सकते होंगे, नहीं तो कोई कहता भाई सिविल सर्वेंट भी बनेगा, है ना, उनको वही लग रहा था कि इतनी ऊंची बन जाएंगे। तो IIT में, जैसे मैंने कहा, जो IIT की लाइफ हमारी या तो स्पोर्ट्स में भी थी, या इसी तरह की कि मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में A ग्रेड आ जाते थे, और जो नॉन मैथमेटिकल होते थे, जहाँ रट्टा जहाँ भी थोड़ा सा भी होता था उसमें C आता थे, जहाँ बैलेंस होता था उसमें B आ जाता था। तो B वाले को 8 पॉइंट होते हैं IIT में, C को 6 होता है और A को 10 होता है। इस तरह आपकी एक CGPA बनती है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो मैंने फाइनली 8.26 पे ख़त्म किया इसी क्लासिफिकेशन के साथ। तो एनीवे, तो उसके बाद मैं पूरे मूड में था कि हमें कोई ना कोई एक इंजीनियरिंग जॉब करना है। और हमारे जो क्या नाम है, जितने साथी थे जो मोस्टली वहाँ पे अच्छे स्कूलों वाले आते थे, DPS वाले या बड़े बड़े स्कूलों के, तो उन लोग का मोस्टली सपना तो विदेश जाना होता था। उन लोग GRE करो, US से जाओ। कुछ लोग थे जिनका ये था भी कैट करेंगे, कैट का एग्जाम करके IIM करेंगे, और IIM करके फिर कोई और बेटर जॉब इंडिया में लेंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर में। तो हमें इतना आइडिया ही नहीं था, तो हम तभी कोई भी इंजीनियरिंग जॉब कर लेंगे। पर जब 3rd ईयर की ट्रेनिंग किया उषा फैंज में, तो समझ आया कि भाई हमारा मन तो नहीं लगेगा, कर तो लेंगे, पर जो एक दिल की बात, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि जब मेरे को 8 घंटे बिताना मुश्किल हो रहा है तो पूरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। तो मैं तो सोचता हूँ वर्क आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो, है ना। क्योंकि आपका दिल ही नहीं लग रहा तो आप हमेशा बोरियत फील करेंगे, तो आप काम में आउटपुट क्या आएगी। आप खुश भी नहीं हो, फिर आप हमेशा छुट्टी जाना चाहोगे, भागना चाहोगे, है ना। तो जैसे मैं तो आज की तारीख में कहता हूँ, माई वर्क इज माई हॉबी, है ना, क्योंकि मुझे काम करने में मजा आता है, उसी में खुश है, तो फिर मुझे बाहर और ज़्यादा खुशी की जरूरत कहाँ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर वो चेंज किया कि ऐसा काम नहीं चाहिए जो मेरे दिल और दिमाग दोनों से दूर है। तो फिर मैंने तब से सिविल सर्विस में आने का सोचा कि ये ज़्यादा मौके देती है लोगों की हेल्प करने की, सिविल सर्विसेज, और ज़्यादा आप अपना काम का इम्पैक्ट डायरेक्टली देख सकते हो, मेकिंग एन इम्पैक्ट होता है ना। तो वो ये सब सोच के आया, और आने के बाद सर्विस में देखा जितना सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा मिला। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे हमें कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिली
लोगों की सहायता करने की। तो सर जब आप मैथमेटिकल आपने कहा कि ठीक है मेरा रट्टा मार, तो यूपीएससी में ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा रट्टा मार ज़्यादा है। हाँ, तो इसलिए यूपीएससी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ। अच्छा। मैंने पूरी लाइफ में कोई पढ़ाई की है तो सिर्फ यूपीएससी के लिए की। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा पहले 10 साल तो मैं बिल्कुल केक वॉक की तरह चले गए। 11th-12th भी ठीक ठाक हो गए, यद्यपि टॉप नहीं हुआ बट ठीक ठाक हो गए, क्योंकि थे तो मैथमेटिकली वो सब चीज़ें। ठीक है, थोड़ा मैं अपने को लाइफ में हॉस्टल में एडजस्ट कर रहा था। फिर आईआईटी भी अबो एवरेज हो गया, मैंने बताया आपको 8.26 से निकल गया। तो ये सब बिल्कुल भी कभी भी मैंने हार्ड पढ़ाई नहीं की। सभी मेरे साथी जानते हैं कि मैं तो खेलने कूदने वाला बच्चा ज़्यादा था, मस्ती वाला ज़्यादा बच्चा था। तो सिविल सर्विस में आए तो देखा ये तो बहुत ही टफ एग्जाम है, तो उसमें मैंने 2 साल रगड़ा लगाया और एवरेज मेरी 12 घंटे थी एवरेज, यानी पीक टाइम पे 14 भी गया पर डे। तो वो ये एग्जाम रगड़े वाला एग्जाम है रियल, और इसमें जो है बिना मेहनत के तो संभव ही नहीं है। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, शार्प हो, टैलेंटेड हो, बट बिना मेहनत के संभव नहीं है। और इसमें सर ये तो इसलिए हार्ड वर्किंग वाला एग्जाम है। और इसमें कोचिंग का कितना रोल है सर? देखिए कोचिंग का रोल है, आप कोचिंग कर लोगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। अच्छी कोचिंग होगी तो, बेकार होगी तो उल्टी गाइडेंस मिलेगी। अच्छा। और क्या, जो बेकार कोचिंग होगी आपको सही की बजाय बेकार जगह ले जाएगी। तो जो अच्छी कोचिंग है तो आपको एक डायरेक्शन दे देती है, कैसे तैयारी करनी है, आपकी प्लानिंग बेटर हो जाती है, आपका जो रीडिंग मटेरियल है वो बेटर हो जाता है। किंतु एक बात जरूर है कि कोचिंग का रोल इतना ही है कि वो आपको गाइडेंस दे सके, क्योंकि पास आपने होना, कोच ने नहीं होना है। तो वो कोचिंग, कई कोचिंग अपने पे डिपेंडेंट बना देते हैं, साल दर साल 2-2, 3-3 साल कोचिंग करें, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक बार कोचिंग लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए तैयारी का क्या सिस्टम है, कौन सी बुक्स बेटर है, क्या मटेरियल कहाँ पे बेस्ट है, और उसके बाद करना अपने आप ही है, मेहनत आपकी अपनी है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे सर। तो जैसे हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूनाइट फॉर डॉक्टर कलाम, हमारा मकसद है डॉक्टर कलाम की टीचिंग्स को और यूथ तक लेके जाने का। तो आपका व्यूज क्या है? पहले तो डॉक्टर कलाम को लेकर आपका क्या व्यूज है कुछ सब? डॉक्टर कलाम तो बहुत ही विजनरी आदमी थे, देश के बहुत मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी से आने वाले लीडर थे, साइंटिस्ट थे, इतने महान साइंटिस्ट जिन्होंने मिसाइल मैन भी कहा जाता है उनको। और मैंने उनकी किताब पढ़ी इंडिया विजन 2020, तो कितना बड़ा विजन था उनका उस टाइम में, कि वो आगे 20 साल आगे का सोचते थे कि, और उन्होंने ये एक ड्रीम दिया, सपना दिया या सोच कि हम इंडिया सुपर पावर क्यों नहीं हो सकता, हम हमेशा डेवलपिंग ही क्यों रहेंगे, डेवलप्ड क्यों नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे विचार से तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, कई अच्छी किताबें लिखी और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी थी उनकी। और मैं तो खुद भी कहता हूँ कि जो हमारा यूथ है उसकी एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से रोकना है। जो ड्रग्स में जा रही है, जो कहाँ जा रही है, उसको पॉजिटिव में लाना है। और जो देश को जो चीज़ें खाई जा रही हैं, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, टेररिज्म, माओइज्म, इन सब से बाहर निकालना है। तो ये सब हमारे यूथ जब पॉजिटिव सोचेगा तो देश ग्रो करेगा। अगर मतलब जिसे कहते हैं ना डेवलप्ड, विकसित भारत और मजबूत भारत, सशक्त भारत। तो सशक्त और विकसित हम तभी होंगे जब हम इन नेगेटिव चीज़ों से बाहर आए और हमेशा बड़ा सोचें, बड़े सपने देखें। ये डॉक्टर कलाम ने लिखना सिखाया। और उनका कुछ जैसे पॉइंट्स था जो उन्होंने हमेशा यूथ जब भी बच्चों से इंटरेक्ट करते कि उन्होंने एक सबसे बड़ा कोट दिया था, एवरी चाइल्ड हैज यूनिक पोटेंशियल। वो कुछ अलग बनना चाहता है, बट उस समाज जो है और एजुकेशन सिस्टम है उसको भेड़ चाल का हिस्सा बना रहा है, एवरीबडी एल्स। तो आपका इस पे क्या व्यू है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? भाई ये तो हम ही पे लागू हो गए ना। आप देखिए मेरा पोटेंशियल कुछ है, किंतु फिर भी मुझे भेड़ चाल की तरह कहीं ले जाना चाह रहे हैं वो। मेरा पब्लिक डीलिंग का बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मेरे को मशीनों में डालना चाह रहे थे, ठीक ना। मशीनों से मुझे कहीं वही नहीं है कोई भी मेरा लिंक, अटैचमेंट या कोई नेचुरल टैलेंट। तो वो भेड़ चाल क्या थी कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसे इंजीनियर या डॉक्टर बनाओ। उस टाइम के समाज की भेड़ चाल ये थी। आप देखिएगा जो 70s और 80s का टाइम है, अब जाकर के उसमें चेंज आया है कि नहीं, खाली इंजीनियरिंग और डॉक्टर नहीं, और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। जैसे लॉ है, जैसे इवन मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, डिजाइनिंग है, मास है ना, इवन फैशन डिजाइनिंग, 50 तरह के मतलब आर्ट्स में हर तरफ
आदमी जाके अपना कैरियर बना सकता है। तो जो पोटेंशियल आदमी का पहचाना जाए तो हर चीज़ की वैल्यू है भाई। मैंने कहा ना कि कोई आदमी मेरे से अच्छा खेल सकता है, कोई आदमी मेरे से अच्छा गाड़ी चला सकता है, तो वो भी तो उसका टैलेंट है। मेरे में नहीं उतना टैलेंट। तो अपना अपना टैलेंट है और उस टैलेंट के पोटेंशियल को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, और उसी के हिसाब से जब आपका काम होगा तो सर्टेनली आप हमेशा बेटर करोगे। अच्छा, और दूसरा चीज उन्होंने कहा था कि एक लकीस्ट चाइल्ड वही है जिसके घर में ट्रांसपेरेंट फादर हो, ट्रांसपेरेंट मदर हो, जहां वो अपने थॉट प्रोसेस को शेयर कर सके। तो आप क्या अपने बच्चे के साथ वो स्पेस रखें कि वो ओपन डिस्कशन का स्पेस हो? क्योंकि नॉर्मली आज भी इंडियन पेरेंट्स में है कि वो डिस्कशन नहीं है। नहीं, हम लोग तो, मैं तो अपने दोनों बच्चों से, बेटा बेटी से बहुत ही वो हूँ, पूरी तरह से रेगुलर कम्युनिकेशन में रहता। आपने जो सोशल प्रेशर अपने समय में झेला, तो क्या वो उसको आपने कट आउट किया? सोशल प्रेशर तो मैं उसे नहीं कहूँगा कि हमने झेला, बट एक प्रेशर नहीं था, एक प्रकार से एक वो बिल्डअप हो जाता है, मतलब तो अभी तो ऐसा नहीं है। हमने बच्चों को पूरी तरह फ्री छोड़ा हुआ है कि जो वो डिसाइड कर लें, पर फिर भी कहीं ना कहीं जैसे हम लोग कैरियर ओरिएंटेड रहे तो बच्चों को ये तो जरूर लगता है कि भाई पेरेंट्स हमें एक कैरियर में डायरेक्शन देना चाहते हैं, बट अदरवाइज पूरी तरह से हमारा कम्युनिकेशन है 100% और फ्री कम्युनिकेशन है। अच्छा, एक आप कहानी सर अक्सर अपने एक दोस्त का सुनाते हैं जो 8th में फेल हो गए थे, बाद में वो IG बने, तो थोड़ा सा वो कहानी सर हल्का सा नहीं, वो हमारे जो है भास्कर राव जो थे IPS 1990 बैच, कर्नाटका काडर के ऑफिसर थे, और मेरे बैचमेट नहीं है, मेरे से 1 साल जूनियर हैं, और मैं उनके साथ एक कोर्स किया था 15 दिन, उसको MCTP फेज 5 बोलते हैं। तो उस दौरान उनसे परिचय हुआ, तब उन्होंने मुझसे वो कहानी शेयर की, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। उसने मुझे बोला कि आई फेल्ड इन क्लास 8th। कैसे भैया, क्लास 8वीं में फेल होने वाला बच्चा कैसे IPS बन जाएगा? यहाँ तो टॉपर्स आते हैं, नॉर्मली सिविल सर्विस में टॉपर्स भी नहीं आ पाते हैं, है ना। तो अब उसने बताया था कि ये हुआ कि मैं जो भी मेरे साइकोलॉजिकल या बैकग्राउंड रही हो, सब मैं 8th में फेल हो गया, और फिर मेरे फेल होने के बाद सारे टीचर्स ने मुझे डंप कर दिया, सारे मेरे क्लासमेट्स ने मुझे डंप कर दिया था, बेकार चाइल्ड है, फेल चाइल्ड है। मेरे पेरेंट्स तक ने डंप कर दिया कि कैसा बच्चा फेल हो गया। तो कह रहे मेरे इसी चीज़ ने जो मेरे को रिजेक्ट किया, मेरे ही साथियों ने जब मुझे रिजेक्ट किया, मेरे ही परिवार ने जब रिजेक्ट किया, मेरे टीचर्स ने जब मुझे रिजेक्ट किया, तो उसने मेरे अंदर वो आग जगाई, उसने मेरे अंदर वो आग जगाई कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मैं इनको बताऊंगा मैं क्या चीज़, मैं फेल नहीं हूँ। सो उस आग ने उसको मतलब जो है वो IPS तक ले आया इसको। ओके सर, और थोड़ा सा जैसे सर आपने बोला कि आपका स्पोर्ट्स शुरू से एक पैशन रहा, तो आप क्या देखते हैं, एकेडमिक तो आप बहुत अच्छे रहे, एकेडमिक अपने सबके, तो स्पोर्ट्स आपको क्या सिखा के गया, स्पोर्ट्स से क्या टीचिंग्स मिली? देखिए, स्पोर्ट्स तो एक तो नंबर 1 सबसे पहले तो हेल्थी होने का तरीका है, ठीक है। दूसरा, स्पोर्ट्समैनशिप भी अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ें सिखाती है आपको, ठीक है। मतलब कैसे फिट होना है, कैसे टीम वर्क में रहना है, कैसे हार और जीत को कैसे फेस करना है, ठीक है। मतलब टीम के साथ कैसे काम करना है। आप बहुत सारे लोग जब एक साथ टीम बना के आप चल नहीं पाते तो आप कुछ भी अचीव नहीं करोगे, है ना। तो वो पूरे लाइफ पे लागू है, खाली स्पोर्ट्स पे लागू नहीं है कि खाली फुटबॉल या क्रिकेट पे लागू हो, वो पूरे लाइफ पे लागू है। अगर आप अकेले चलते रहोगे तो अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकता, आपको हमेशा अपना टीम बिल्डिंग चाहिए, तो वो भी स्पोर्ट्स सिखाता है आपको। और स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं ये भी तो सिखाता है कि गोल कैसे अचीव किया जाए, है? पूरी फुटबॉल क्या है, यही तो है कि हमें गोल करना है, ठीक है। तो वो पूरी प्लानिंग होती है, प्लानिंग होके फाइनली गोल तक पहुंचा। तो स्पोर्ट्स एक प्रकार से आपको गोल अचीविंग की तरफ भी लेके जाता है। तो ये सारे बड़े सपने भी देखने सिखाता है आपको। हमने तो सोचा था, मेरी बिटिया तो आपको बता दूं वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेली है, 13 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं उसने, हाँ 13 मेडल जीते हैं। अभी वो उसको नी इंजरी हो गया, अभी ACL टेयर हो गया, बट देखिए वो भी एक सीख है कि आप टॉप में जाके अचानक गिर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे लेसन हैं। स्पोर्ट्स ये जरूर है, मैं तो आपको एक बड़ी बात बता दूं स्पोर्ट्स के बारे में, आज की तारीख में वर्ल्ड में ये बताना कि हम सुपर पावर हैं या किस लेवल पे, वो भी स्पोर्ट्स डिसाइड करता है। बीजिंग ओलंपिक्स ने 2008 में दिखा दिया चाइना ने कि हम सुपर पावर में बन चुके हैं वर्ल्ड की, वो अमेरिका को पछाड़ के नंबर 1 पे आया। तो बीजिंग ओलंपिक, उससे पहले हमेशा क्या था, नंबर 1 और 2 पे हमेशा अमेरिका और रशिया रहते थे।
और फिर 3-4 पे ये सब रहते थे, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है ना। तो ये सब वो दिखाता है कि वो बाकी जगह तो सुपर पावर है ही है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में भी सुपर पावर है। जब आप अच्छे होते हो, डेवलप्ड होते हो, तो ये सब स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छा ग्रो करते। तो चाइना ने स्पोर्ट्स के थ्रू सिद्ध कर दिया कि हम वर्ल्ड में सुपर पावर बन चुके हैं। देखो 2008 से आज 21-22 में कितना बड़ा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वैसे ही मैं कहता हूँ हमारा इंडिया भी एक दिन जो है, अगर हमें वर्ल्ड में एक विकसित और सशक्त भारत बनना है, तो हमें स्पोर्ट्स में भी अपने को 1-2-5 मेडल से खुश नहीं होना पड़ेगा, 50 गोल्ड मेडल लाने होंगे। जितना सर क्या आप जैसे स्कूल्स में स्पोर्ट्स के प्रति वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं करना एक बहुत बड़ा डिमेरिट नहीं है ये, जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया। कोई भी अच्छा स्कूल है उसको स्पोर्ट्स में खुली छूट देना चाहिए। जिस बच्चे का स्पोर्ट्स में टैलेंट है वहाँ उसको होगा। ये होता है कि स्पोर्ट्स का पीरियड है, ना कोई और पीरियड है, बहुत गलत है। ऐसे टीचर बहुत बेकार है। क्योंकि आपको बल्कि हर बच्चे को कम से कम एक स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत टीचिंग देता है, बहुत कुछ सिखाता है। और वैसे ही आजकल हमारा बच्चा इंडोर बैठा रहता है, सारा टाइम मोबाइल और टीवी स्क्रीन से चिपका रहता है। उसको स्पोर्ट्स नहीं देंगे तो रियल लाइफ तो वहाँ है ना, तो उसकी हेल्थ से एकदम बर्बाद हो जाएगी। और सर थोड़ा सा जैसे कोई भी आज इंडिया की ह्यूज यूथ पॉपुलेशन है, तो करियर चॉइस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो सबसे बड़ा चीज़, हम किसी के फेम, मनी, पावर को देखकर हम करियर चॉइस ले रहे हैं, अपना जो खुद का चॉइस है, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे, एक इन्फ्लुएंस डिसीजन की तरफ बढ़ रहा है, तो अपने पैशन, अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट करें? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना, अपना पैशन या अपनी खुद की जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसको पहचानना भी तो आसान काम नहीं है। हाँ, कि हमें देखिए, जैसा एक अपना दिल है और एक दिमाग है, ठीक है ना। तो दिल से तो मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, मैं तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, मान लिया, ठीक है। किंतु हर आदमी तेंदुलकर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें नेचुरल टैलेंट नहीं होगा। कुछ लोग कितने भी मेहनत कर लेंगे तो नहीं बन पाएंगे, एक लेवल से आगे उस फील्ड में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस हर फील्ड में हमारा एक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, मेरा मैथमेटिक्स में 100 नंबर का पोटेंशियल है, तो मैं थोड़ी सी मेहनत से 100 पे पहुंच जाऊंगा। किंतु अगर मेरा हिस्ट्री में 60 का ही पोटेंशियल है, मैं जितना भी कर लूंगा मैक्सिमम 60 पहुंचूंगा, 60 के ऊपर नहीं जा पाऊंगा, ये मेरा मैक्सिमम है। तो हर एक की हर फील्ड में एक लिमिट बनी हुई है, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी इनबोर्न है वो, इसको है ना हेरिडिटी जिसे बोलते हैं, कि जो आप बचपन से लेकर के आए हो। किसी का जैसे आपकी फिजिक भी तो हर एक की अलग अलग है, देखेंगे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, तो वो उसकी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल से आगे नहीं जा सकते आप। तो वो हमें पहचानना पड़ेगा कि मेरा नेचुरल पोटेंशियल क्या है, फिर मुझे अपने मेरे सपने दोनों में गैप हो सकता है, मेरा जो टैलेंट है और जो मेरा सपना, उनमें गैप हो सकता है, तो फिर मुझे उनको अलाइन करना पड़ेगा। अगर मैं लाइफ में सक्सेस चाहता हूँ, जैसे इसलिए मैं कहता हूँ हमें दिल और दिमाग को नजदीक लाना पड़ेगा, कि मेरा दिमाग इसके लायक है, तो मैं दिल भी कहूँ ये ऐसी चीजें पसंद करने लगेगा जो फिर मैं उनकी जब अलाइनमेंट होगी तो वो बेस्ट पॉसिबल होगा। तो आपके सपने और आपका पोटेंशियल दोनों जब एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। बट एक प्रॉब्लम होता है सर, जैसे मेरे तो कुछ सपने हैं, बट वो जो डिस्कशन का प्लेटफॉर्म, जैसे टीचर्स पे एक बैरियर है, टीचर से क्वेश्चनिंग नहीं है, अपने ड्रीम्स को शेयर करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि किससे गाइडेंस ले, गाइडेंस और मेंटरशिप का एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। मैं तो सोचता हूँ आजकल तो बिल्कुल ही गैप नहीं है, ये हमारे टाइम में था। देखिए ना, आप सोचिए मैं गांव में था, मुझे मेंटर गाइड करने वाला कौन था? जीरो, एक भी आदमी नहीं था जो ऐसी जनरली सुनाया है ना। आज तो आपके पास पूरा इंटरनेट है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, इस मोबाइल में 1000 तो मेंटर हैं इसमें, हैं कितने सारे गाइड हैं, कितने सारे, आप गूगल खुद कर लो ये होता क्या है, इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होती है, किसमें क्या कैरियर ग्रोथ है, किस तरह का काम है, सब कुछ कोरा पे भी आ जाएगा आपका, है तो 50 ऑप्शन हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सोचिए एकदम, हम तो उस हिसाब से डार्क एजेस में थे, एकदम गांव में तो हमें पता ही नहीं था इंजीनियरिंग है क्या, इसका रोल क्या है, इसके बाद बनते क्या है, बस इंजीनियर, इसके आगे नहीं पता कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, मेंटरशिप अवेलेबल है, आपको सिर्फ डिसाइड करना है, अपना आपका नेचुरल टैलेंट आपको देखना है, और फिर आपको अपने सपनों को उसके हिसाब से अलाइन करेंगे तो आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो वो हमेशा हैप्पीनेस देगा आपको। खाली कैरियर नहीं, कैरियर भी वही अच्छा जो आपको खुशी दे, तो आपको खुशी से भी उसको अलाइन करना है, अपनी खुशी से भी अलाइन करना।
आपसे थोड़ा सा आपके पुलिसिंग पे आना चाहूंगा। तो एज डीजीपी सर, आपका क्या कोर पॉइंट ऑफ फोकस है कि मैं ये चीज थोड़ा ज्यादा सेंट्रिक है, पॉइंट सेंट्रिक है, क्या चीज? मेरे तो बहुत सारे फोकस रहे हैं और हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। सबसे पहले मैं अपने को जो मैं कहूँ वो है मेरा विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग। हाँ, मैंने कहा कि भी पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में हर कोई अपने पक्ष, अपनी सुविधाओं के बारे में सोचता है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो। मैं कहता हूँ विक्टिम का पहले सोचो। हम बने तो इसलिए ना कि विक्टिम को न्याय दिलाएं। पुलिस के पास कोई क्यों आता है? इसलिए आता है ना, उसकी चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, तो हमें उसकी सहायता करनी। जैसे अस्पताल तो बीमार ही जाता है ना, तो अगर हमारे हर चीज़ के सेंटर में वो विक्टिम होना चाहिए जिसके साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। मैं कहता हूँ कि जो रिच है, जो पैसे वाला है, प्रभावशाली है, उसको तो न्याय आमतौर पर ऐसे ही मिल जाता है समाज में, गरीब को नहीं मिल पाता। तो हमारी पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब को न्याय दिलवाना। आमतौर पर पुलिस भी रिच आदमी की तरफ खड़ी होती है और प्रभावशाली की तरफ खड़ी होती है, तो ट्रेजेडी हो गई ना। फिर उसको गरीब को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो पहला मेरा प्रयास है कि पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग करो और गरीब को न्याय दिलवाओ। बाकी फिर मैंने और बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं अपनी पुलिसिंग में। मैं कहता हूँ भी पुलिस को ट्रिपल पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस के पास ट्रिपल पावर है, उसके पास वर्दी की पावर है, उसके पास हथियारों की पावर है और उसके पास कानून की पावर है, एफआईआर करने की, अरेस्ट करने। तो तीनों पावर जब एक साथ मिलते हैं तो आदमी मिसयूज करने लगता है। तो मैं कहता हूँ इस पुलिस के इस ट्रिपल पावर को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं होने देना है। उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश किया है। तीसरा, पुलिस में स्मार्ट पुलिसिंग पे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि स्मार्ट पुलिसिंग, तो उस पर भी मैंने पुलिस को मॉडर्नाइज करने का, सेंसिटाइज करने का, संवेदनशील बनाने का, ये सब बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जो मेरी किताब है खाकी में इंसान, वो इसी के लिए है, इसी थीम पर है कि कैसे आम आदमी की मदद की जाए, कैसे पीड़ित की मदद की जाए। तो सर उसका एक कविता है, सेवक नहीं साहब हैं हम, तो थोड़ा सा उस कविता को थोड़ा सा आप इलस्ट्रेट कर दीजिए आपने। अब उसको मैं रिसाइट तो क्या करूँगा, तो हाँ, उसका मतलब ये है कुल मिलाकर के जो मीनिंग है वो ये है कि भाई हम जो सर्विस में जो आए तो सेवक बनने हैं, किंतु आमतौर पे हर आदमी एटीट्यूडनली साहब बन के रहता है। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इस तरह के हमारे वो लगा हुआ ना इनके साथ IAS IPS। किंतु आप देखिए सर्विस की जगह क्या है, भारतीय पुलिस साहब है, भारतीय प्रशासनिक साहब, तो सब साहब बन के रह जाते हैं। तो ये मैं एटीट्यूड में कह रहा हूँ, सेवक नहीं साहब है हम। कि भाई आप सोचते रहिए आप सेवक होंगे, पर नहीं, हम तो साहब हैं जी। तो वो एक सटायरिकल व्यंग्यात्मक पोएम है कि भाई जिसमें कहते हैं कि भाई उनका कहना देश का विकास होगा तभी जब गरीब जनता से जुड़ोगे, किंतु हमारा कहना देश के विकास से हमें क्या मतलब, खुद का विकास हो जाए वही बहुत है। तो हमारा जितनी प्रशासनिक सेवा के लोग हैं 90% लोग सेल्फ डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। आए इसलिए है कि क्यों सेवा में क्यों लिया उनको, कि देश का विकास होगा। उनको एक यही टास्क दिया ना, CDO है, SDM है, DM है, क्या काम है कि भाई एरिया का डेवलपमेंट करेंगे। पुलिस का काम है लोगों की अन्याय नहीं होने देंगे, क्राइम रोकेंगे, किंतु 90% ऑफिसर जो है अपने विकास में लगे हुए हैं। तो ये व्यंग्यात्मक कविता है कि हम सेवक नहीं साहब बन के रह गए हैं। तो ये जो सिस्टम है, जैसे तो जो यंग पुलिस ऑफिसर है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिस्टम में आने के बाद एक सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि आप वो सिस्टम का हिस्सा ना होगा, क्योंकि आप सिस्टम को जब चेंज करने का कोशिश करते हैं वो आप ही पे सिस्टम उल्टा पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करना तो बहुत कठिन होता है और रजिस्ट तो हर कहीं भी चेंज का रेजिस्टेंस होता है। पर मैंने इस किताब में खाकी में इंसान में यही शो करने की कोशिश की है कि विद इन दिस वेरी सिस्टम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सिस्टम को हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पर क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी सिस्टम में आप सब कुछ कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी इंटेंशन अच्छी हो, प्रोवाइडेड आप करना चाहते हो। आप करना ही नहीं चाहेंगे तो फिर क्या होगा। ये सिस्टम कहीं मना थोड़ी कर रहे हैं, आप गरीब की हेल्प करो, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप ही सिस्टम में आकर के करप्ट हो रहे हो। अगर आप करप्ट होने से मना कर दोगे तो सिस्टम थोड़े कह रहा है कि नहीं, करप्ट होए बिना काम नहीं चलेगा। तो आप ज़बरदस्ती सिस्टम का बहाना बना रहे हो। तो अगर आप सिस्टम में डिलीवर करना चाहते हो तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन सर, अगर जैसे कोई अगर कुछ करना चाहता है, लेकिन जैसे पुलिस में हमेशा देखा गया सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, तो क्या वो दुख रहता है कि ये मैं करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया? बहुत सारे ऐसा होता है, क्योंकि ये तो इसको हम मान लीजिए पार्ट ऑफ द जॉब है। प्रेशर आते हैं, सब तरह के प्रेशर आते हैं, और कभी कभी आपको
मतलब गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। पर आदमी ज़िंदगी में आप खाली पुलिस सेवा में क्यों देखें या प्रशासनिक सेवा में क्यों देखें? आप किसान हो तो भी आपके हाथ में सब कुछ है क्या? बहुत सारी चीज़ें आपने सब कुछ किया फिर भी लास्ट में आपकी खेती बर्बाद हो गई। तो एक प्रकार से हम कभी भी एकदम उसमें काम नहीं करते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में हो, फ्रीडम। तो 100% फ्रीडम पॉसिबल नहीं होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ भी वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वी हैव टू लिव विद दोज प्रेशर्स और उसी के अंदर डिलीवर करना है। ये आपका चैलेंज है। उन सब के साथ आपको जो है रिजल्ट देना है। तो आप अपनी फेलियर और सक्सेस, क्योंकि बहुत टाइम फेलियर भी आता होगा, सक्सेस भी आता होगा, दोनों चीज़ को मैनेज करने का क्या प्रोसेस रहता है सर? क्या थॉट प्रोसेस लेकर चलते हैं? सीधी सी बात है, लाइफ में जो फेलियर है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अगर आप हमेशा सक्सीड होते रहेंगे तो फिर आपके ना वो सक्सेस कभी लंबी भी नहीं जाएगी, क्योंकि झटके लगना ज़रूरी है ना। क्योंकि लोग कहते हैं ना, आप जिस सीढ़ी चढ़ते हो उसी से वापस भी तो आना है। तो अगर आप ये याद रखोगे मुझे वापस भी आना, तो कभी आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, तब आप बैलेंस्ड रहोगे लाइफ में। तो सक्सेस से कमी बहुत ज़्यादा हमें सिर पे नहीं चढ़ने देना है सक्सेस को। और जो फेलियर है, फेलियर को तो ये है कि भाई वो तो अगेन पार्ट ऑफ लाइफ है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ मुझे एक बार में मिल जाएगी, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। और मैं थोड़े 50 लोग और भी हैं, हमेशा मुझे ही क्यों सफलता मिलेगी, औरों को क्यों नहीं मिलेगी? तो हमें वो सारे एंगल से अपने को समझाना होता है कि फेलियर के, और फिर उनका एनालाइज करना होता है फेलियर के कारण क्या है, क्या कहाँ कमी रहेगी, कहाँ गैप रह गया। मान लिया कोई एग्ज़ाम ही है तो मेरी जो है मेरी पढ़ाई में कमी रह गई, या मेरी तैयारी मतलब उसमें मेहनत में कमी रह गई, या मेरे को राइटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम हो गया, रीडिंग में हो गई, या मैंने टेंशन ज़्यादा ले लिया, स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उनको जब आप एनालाइज करोगे तब आप पार पाओगे, है ना। तो हमें जो है मतलब फेलियर बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और लाइफ में फेलियर ज़रूरी है। और अगर फेलियर ना हो तो सक्सेस का मज़ा क्या भाई? जब आप खाली सफलता ही देखते रहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये कितनी मज़ेदार है। हाँ, फेल होने के बाद ही पता चलता है कि सक्सेस की रियल वैल्यू। तो सर आपने इतना कुछ अचीव किया, फिर भी कोई ऐसा चीज़ जो शायद अधूरा रह गया हो कुछ, या पोस्ट रिटायरमेंट क्या प्लान ऐसा कुछ हो? नहीं, सोचा नहीं है रिटायरमेंट के बाद। ये जरूर है कि इतनी जल्दी आजकल कोई वो लगता नहीं हमें कि हम रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए। अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ क्रिएटिव ही करेंगे अपनी खुशी के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ ना कुछ। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है सर, आपने किताब लिखा है यूपीएससी के सर्वेंट्स के लिए या पुलिस के लिए लिखा, लेकिन नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं तो वो कैसे मोटिवेट है, वो आपके जर्नी को थोड़ा पढ़ पाए? तो इससे हमारा रिक्वेस्ट है कि सर इस पे भी आप थोड़ा सा एक किताब लिखें। जैसे आपने जो लिखा है एक सिविल सेवा परीक्षा, तो जो नॉर्मल बच्चा है जो अलग अलग फील्ड में अपने मतलब वो मोटिवेट होना चाहता है, उस पर मेरी बातें तो इन किताबों के थ्रू कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। तो देखिए, वो रिटायरमेंट के बाद ही सोचेंगे, कुछ ना कुछ लिखा है तो जाएगा ही जरूर, कुछ ना कुछ सोचते हैं। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। तो आज आपने सुना डीजीपी ऑफ उत्तराखंड मिस्टर अशोक सर को। अगर इसी तरह से नए मार्गदर्शक को सुनना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है, परफॉर्मेंस स्माइल चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे इस इनिशिएटिव को एक नेशनल मिशन बनाने के लिए 15 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर कलाम का एक नेशनल मेंटरशिप डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको नेशनल मिशन बनाया जाए तो हम गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको करना सिर्फ इतना है, उस गूगल फॉर्म को फिल करें, अपना व्यूज, अपने ओपिनियंस डॉक्टर कलाम को लेकर आपका जो लव है, अफेक्शन है, उसको शेयर करें। थैंक यू।